मैं जिस अस्पताल में नर्स थी वहाँ एक 80 साल औरत रोज कम उम्र लड़कियों को ले आती। वो सब लड़कियां अपना अबॉर्शन करवाने आती थीं। मैं हैरान होती, ये औरत रोजाना कम उम्र लड़कियों को कहाँ से ले आती है। अचानक कुछ दिनों बाद मेरी छोटी बहन की तबीयत खराब हो गई। मैं उसकी हालत देखकर समझ गई थी उससे नादानी में गुनाह हो गया है। मैं अबॉर्शन करवाने के लिए उसे अस्पताल ले आई और उसी औरत को कहा कि मेरी बहन का भी अबॉर्शन करवा दे ताकि अस्पताल वालों को पता ना चले कि ये मेरी बहन है। मेरी बहन ऑपरेशन थिएटर से आई तो रो रही थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था। मैं उसे घर लेकर आई। मेरी बहन मुझे अपने कमरे में ले गई और रोते हुए बोली, मेरा तो सब कुछ लुट चुका है। फिर उसने अपनी कमीज हटाई तो मेरे तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरा नाम कोमल है। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मुझे नर्स की ड्यूटी सर अंजाम देते हुए 3 साल गुजर चुके थे। अब मेरी ड्यूटी की वजह से मेरे घर के हालात काफी बदल चुके थे। अस्पताल में हमारे दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। हमारी कुछ सीनियर नर्सेज बहुत अच्छी थीं और हमें काम करने के बारे में बताती रहती थीं, मगर कुछ बड़ी नर्सें ऐसी थीं जो हमें पता नहीं क्या समझती थीं और हर वक्त डांटती रहती थीं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। सुबह की शिफ्ट वाली नर्स ने डिस्चार्ज बनाना था, मगर वो बगैर बनाए चली गई और जब मैं और रूबी अपनी दूसरी शिफ्ट पर गए तो इंचार्ज हमें डांटने लगी। फिर एक नर्स ने आकर उनके कान में क्या कहा कि वो कहने लगी, तुम मुझसे बिठाओ, मैं अभी आ रही हूँ। ना जाने कौन आया था, मगर नर्स फौजिया फौरन वहाँ से चली गई थी। मैंने और रूबी ने शुक्र अदा किया। नर्स फौजिया की किसी से नहीं बनती थी सिवाय वार्ड वाले अंकल के। वो नर्स फौजिया की उम्र के ही थे और उन दोनों की आपस में बहुत बनती थी। एक दिन मैं और रूबी दूसरे वार्ड में जा रहे थे कि एक नौजवान लड़का और लड़की जो बहुत ही कम उम्र के लग रहे थे हमारे पास आकर नर्स फौजिया के बारे में पूछने लगे। मैंने कहा, आपको उनसे क्या काम है? वो घबरा गए और कहने लगे, हमें सिर्फ नर्स फौजिया के पास ही जाना है। उसके साथ आया लड़का उसे कहने लगा, चलो हम आगे चलकर देख लेते हैं। वो लड़का हुलिये से अच्छे खाते पीते घर का और वो लड़की गरीब घर की लग रही थी। लड़की घबराई हुई थी और बार बार अपना चेहरा छुपा रही थी। रूबी हंसते हुए मुझे कहने लगी, नर्स फौजिया मैटरनिटी वार्ड में होती हैं, ये उसी तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि वो लड़की हामला है और अपने आशिक के साथ ये बच्चा जाया करवाने आई है। मैंने हैरत से मुंह खोल लिया। वो लड़की 17 साल से ज्यादा उम्र की नहीं लग रही थी। मैंने कहा, नर्स फौजिया कभी ऐसा नहीं करेंगी, वो तो बड़ी सख्त है, धक्के देकर उन्हें निकाल देंगी। मगर रूबी हंसते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने 3 साल कहाँ गुजारे हैं जो तुम्हें अंदर की बातें भी नहीं मालूम। मैंने चौंक कर पूछा, कैसी अंदर की बातें? वो कहने लगी, यही कि वो बच्चा जाया भी करती हैं। जो कवारी लड़कियां शादी से पहले ही माँ बन जाती हैं, नर्स फौजिया और कुछ दूसरी नर्सें उन लड़कियों का अबॉर्शन कर देती हैं और बदले में उन्हें ढेर सारा पैसा मिलता है। ये सब जानना मेरे लिए एक इंकशाफ ही था। मैं अपने काम से काम रखना पसंद करती थी। मेरी सिर्फ रूबी से ही गहरी दोस्ती थी। मैंने नर्स फौजिया के बारे में सुनकर पूछा, अगर तुम्हें मालूम है तो इसका मतलब है कि कई और लोगों को भी मालूम होगा, तो कोई भी इनके खिलाफ शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाता? रूबी कहने लगी, ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ शिकायत करने वाला खुद ही बच जाएगा और नौकरी से जाएगा, क्योंकि नर्स फौजिया की पहुंच बहुत ज्यादा है। मेरे जहन में सारा दिन वो बातें गूंजती रहीं। वो लड़की मेरी आंखों के सामने आती रही। वो कितनी कम उम्र थी और अभी से इन चक्रों में पड़ गई थी। उसके माँ बाप को पता चलेगा तो उनको कितना दुख होगा। मगर फिर मैंने सोचा कि वो इसीलिए तो बच्चा जाया करवाने आई है ताकि किसी को पता ना चले। ऐसी लड़कियों को तो वैसे ही मार देना चाहिए जो माँ बाप की इज्जत कदमों तले रौंद देती हैं। मैंने अगले दिन रूबी को कहा, नर्स फौजिया जैसे लोगों की वजह से ऐसी लड़कियों का हौसला बढ़ जाता है। जब उन्हें पता होगा कि अबॉर्शन जैसा गैर कानूनी काम कोई नर्स नहीं करेगी तो वो गलत कामों में पड़ने से पहले 100 मर्तबा सोचेंगी। हमें नर्स फौजिया के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। रूबी कहने लगी, आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मेरा मसला ये था कि मैं कुछ गलत होते नहीं देख सकती थी, मगर रूबी ने सख्ती से डांट दिया था कि कोई नर्स फौजिया को कुछ नहीं कहेगा, उल्टा तुम्हारी नौकरी चली जाएगी।
पहले तो शायद मैंने कभी गौर नहीं किया था, मगर अब कर रही थी। और ये देखकर मैं दंग रह गई थी कि हफ्ते में 2-3 ऐसे केस लाजमी आते थे। लेकिन एक और बात मैंने नोट की थी, अक्सर लड़कियों के साथ एक बूढ़ी औरत आती थी। वही औरत हर बार मुख्तलिफ कम उम्र लड़कियों को लेकर आती थी। ऐसे मालूम होता था जैसे वो कमीशन लेकर ऐसी लड़कियों को लेकर आती थी। मैं ये सब बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रही थी। रूबी मुझे समझाती थी कि तुम्हें क्या मसला है, वो लड़कियां अपनी मर्जी से आती हैं। कुछ दिन बाद मैं छुट्टियां लेकर अपने घर आ गई। मेरी छोटी दोनों बहनें कॉलेज में पढ़ती थी। मुझसे छोटी 18 साल की थी और कॉलेज के दूसरे साल में थी। मैं घर गई तो अपनी बहन का रवैया देखकर मुझे अजीब लगा। ऐसा लगा जैसे वो मुझे देखकर खुश नहीं हुई। मैंने नोट किया कि वो कॉलेज से देर से आती है और अम्मा को जैसे परवाह ही नहीं थी। मैंने कहा, बेटियों पर नजर रखें, मीना क्यों कॉलेज से देर से आ रही है? अम्मा बेफिक्री से बोली, वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेती है इसलिए देर हो जाती है। अस्पताल में नौजवान लड़कियों के हाल देख देख कर मैं बहुत मोहतात हो चुकी थी। इसीलिए एक दिन मैं बगैर बताए छुट्टी के वक्त उसके कॉलेज चली गई। मैंने उसे अपनी आंखों से एक लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर जाते देखा। वो घर आई तो मैंने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन अम्मा के सामने वो साफ मुकर गई और झूठी कसम खा ली। अम्मा ने भी मेरा यकीन नहीं किया और छोटी बहन को प्यार करने लगी। मैं वापस अपनी ड्यूटी पर आ गई। एक हफ्ते की बात है जब अम्मा ने रोते हुए फोन किया और कहा, कोमल, तू सच कह रही थी, ये कमबख्त मीना का किसी लड़के से चक्कर चल रहा है, ये हामला हो गई है, मेरे सर पर तो कयामत टूट पड़ी है। अम्मा मुझसे कह रही थी, अपने अस्पताल में किसी से कहकर इसकी सफाई करवा दे, अगर किसी को पता चल गया तो बदनामी हो जाएगी। मैं यहाँ आने वाली कवारी लड़कियों को नफरत से देखती थी और मेरी अपनी बहन उसी तरह की निकली। अम्मा ने उसे मेरे पास भेज दिया। मैं अब क्या करती? मैं किसी को नहीं बता सकती थी, मेरी बेइज्जती होती। ऐसे में मुझे नर्स फौजिया याद आई जो मेरी बहन का अबॉर्शन कर सकती थी। मैंने रूबी से बात की। मैंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि सबको इल्म हो कि ये मेरी बहन है। वो कहने लगी, फिर उसी बूढ़ी औरत से राब्ता करते हैं जो ऐसी लड़कियों को यहाँ लाती है। मैंने भेस बदल कर एक दिन उस औरत से बात की, उसे कुछ पैसे दिए। अगले ही दिन वो औरत मेरी बहन को लेकर नर्स फौजिया के पास गई। बहन वापस आई तो मैंने पूछा, काम हो गया? कहने लगी, नहीं, ये लोग यहाँ ये काम नहीं करते, बस एक टेस्ट करते हैं, बाकी का काम ये कहीं और करते हैं। मैंने कहा, उसी औरत के साथ चली जाना। वहाँ भी मैं मजबूर हो गई थी। जिस काम को गलत और गैर कानूनी कहती रही, आज वक्त पड़ा तो वही काम खुद करना पड़ा था। मैंने बहन को उस औरत के साथ भेज दिया। बहन का अबॉर्शन हो गया और वो बाद में घर वापस चली गई। रूबी ने मेरा बहुत साथ दिया था। मेरी पूरी एक तनख्वाह खर्च हुई थी। छुट्टी मिली तो मैं घर गई। मीना को देखकर मैं चौंक गई थी। वो पहले से बहुत कमजोर और बीमार लग रही थी। मेरे पूछने पर अम्मा कहने लगी, जब से ये अस्पताल से आई है इसकी यही हालत है। मैं समझी कि शायद मीना अपने किए पर पछता रही है और खाने पीने पर तवज्जो नहीं दे रही, इसीलिए ये कमजोर हो गई है। वैसे भी मैं अपनी बहन से नाराज थी, इसलिए एक दिन रहकर वापस आ गई। वापस आई तो रूबी ने अजीब बात बताई। कहने लगी, कल एक लड़की आई थी, नर्स फौजिया ने उसका 1 माह पहले अबॉर्शन किया था। वो लड़की नर्स फौजिया के गले पड़ गई थी। नर्स फौजिया उसे अपने कमरे में ले गई और कमरा अंदर से लॉक कर दिया था। लेकिन वो लड़की ना जाने क्या चुराने की बात कर रही थी। कह रही थी, तुमने मेरे जिस्म से कुछ चुरा लिया है, मैं तुम लोगों पर केस कर दूंगी। मैं उसकी बात सुनकर कांप गई। रूबी अफसुर्दगी से कहने लगी, मैंने उस लड़की को देखा था, बेचारी का बहुत बुरा हाल था, रंगत सर्द हो चुकी थी, आंखों के गिर्द हल्के और बेचारी से चला भी नहीं जा रहा था। रूबी की बातों पर मैं चौंक गई थी। ये सारी अलामतें तो मेरी बहन मीना में भी थी। अम्मा ने भी कहा था कि जब से वो अस्पताल से आई है कमजोर होती जा रही है। यही कहती रहती है कि जिस्म में दर्द हो रहा है। अगर तो रूबी ठीक कह रही थी तो फिर मीना के साथ भी कुछ गलत तो नहीं हो गया था। वो भी तो बहुत निढाल लग रही थी, ऐसे जैसे उसमें जान ही ना हो। मैंने फौरन अम्मा को फोन करके मीना को अस्पताल लाने का कहा। मैंने रूबी को सारी बात बताई तो वो कहने लगी, हम यहाँ से नहीं कहीं और से टेस्ट करवाएंगे। हमने एक और अस्पताल से उसके टेस्ट करवाए तो एक ऐसी हकीकत का इंकशाफ हुआ जिसे सुनकर हम दोनों के कदमों तले से जान निकल गई।
हम दोनों भागते हुए अपने अस्पताल आए। नर्स फौजिया इस हद तक गिर जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मामला अबॉर्शन से बढ़कर कहीं आगे का था। अगर मेरी बहन के साथ ऐसा ना हुआ होता तो शायद हमें कभी भी पता नहीं चल सकता। रूबी कहने लगी, आज तक मैं तुम्हें रोकती आई हूँ, मगर अब मामला हाथ से निकल चुका है। नर्स फौजिया और उसके साथियों को रोकना बहुत जरूरी है। हमने सबसे पूछा कि नर्स फौजिया कहाँ है, तो पता चला वो छुट्टी पर है। अब सिर्फ एक ही सूरत थी कि हम उस औरत तक पहुँचने की कोशिश करें जो औरत यहाँ लड़कियाँ लेकर आती थी। मेरी बहन मीना ने बताया कि वो सदर बाजार के पास ही रहती थी। फिर मैंने और रूबी ने अस्पताल के रजिस्टर से उस औरत का मुकम्मल पता भी लिख लिया था। मैं और रूबी एक पुलिस ऑफिसर के पास गए और उसे सारी बात बता दी। वो कहने लगा, सबसे पहले हमें उस औरत तक पहुंचना होगा। जैसे ही हम उस औरत के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी तो मालूम हुआ कि इस घर में तो कोई औरत रहती ही नहीं। एक लड़के ने दरवाजा खोला और बताया कि हम सिर्फ बाप बेटा इस घर में रहते हैं। उस लड़के की बहन या माँ नहीं है। हमने उस औरत की तस्वीर जो अस्पताल की सीसीटीवी से निकाली गई थी वो उस लड़के को दिखाई तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया। कहने लगा, आप बेशक घर की तलाशी ले सकते हैं, मोहल्ले में किसी से पूछ लें, हमारे घर कोई औरत नहीं रहती। हम मायूस होकर वापस पलटने लगे जब उस लड़के की आवाज पर हमारे कदम वहीं रुक गए। उसने कहा कि हमारे घर कोई औरत नहीं रहती, मगर मर्द के भेष में एक औरत जरूर रहती है। हम तीनों उसकी बात पर हैरान रह गए थे। वो कहने लगा, आप अंदर आइए, मैं सब बताता हूँ। हम 3 भाई हैं, हमारे घर कोई औरत नहीं है। हमारी माँ का कई साल पहले इंतकाल हो चुका है। मेरी कोई बहन भी नहीं है। हम सारा दिन अपने काम पर होते हैं और अब्बा सारा दिन घर पर। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं नोट करने लगा था कि ऐसे लग रहा है जैसे हमारे घर कोई औरत मौजूद है। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि दूसरे भाइयों ने भी नोट की थी। घर में अजीबोगरीब वाकयात होने लगे थे। एक दिन मैं काम पर जाने लगा तो मुझे अपने कपड़े नहीं मिल रहे थे। मैं अब्बा से पूछने उनके कमरे में गया तो वो कमरे में नहीं थे, मगर उनकी चारपाई पर एक लाल रंग का दुपट्टा पड़ा हुआ था। मैं हैरान हुआ कि ये क्या मामला है, हमारे घर तो कोई औरत नहीं है। मैंने अब्बा से कुछ पूछने का इरादा किया, फिर तर्क कर दिया क्योंकि वो काफी अरसे से बहुत चुप चुप से हो गए थे। हम भाइयों को काम से आते आते रात हो जाती थी। थकन इतनी होती कि खाना खाते ही नींद आ जाती। ऐसे में बहुत बार दिल किया कि अब्बा से पूछूं, मगर वक्त ही नहीं मिला और अब ये सब कुछ देखने को मिल रहा था। फिर एक दिन मेरा छोटा भाई असगर कुछ परेशान सा मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैंने पूछा, क्या हुआ? कहने लगा, अब्बा जी का रवैया चंद दिनों से कुछ बदला बदला सा है। मुझे लगता है वो कुछ अजीब से हो गए हैं। मैंने चौंक कर पूछा, तुमने कुछ देखा है क्या? मैंने लाल दुपट्टे वाली बात पर इतना ध्यान नहीं दिया था और ना ही छोटे भाइयों को बताया था। असगर कहने लगा, कल आधी रात के वक्त आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे अब्बा के कमरे से किसी औरत की आवाज आ रही है। मैं उसकी बात सुनकर अंदर तक हिल गया था। औरत की आवाज? मैंने उससे कहा, अरे भाई, अब्बा के कमरे से भला कैसे औरत की आवाज आ सकती है? हो सकता है अब्बा टीवी देख रहे हों। कहने लगा, भाई क्या हो गया है आपको? हमारे घर में कौन सा टीवी है जो अब्बा जी देखेंगे? मैंने भी बुखलाहट में ना जाने टीवी का बहाना क्यों बना दिया था। अपनी बात को संभालने के लिए मैंने कहा, अरे यार, हो सकता है अब्बा मोबाइल पर कोई फिल्म देख रहे हों। अपने भाई को तो मैंने किसी तौर मुतमईन कर दिया था, मगर खुद में शक में पड़ गया था कि ये अब्बा क्या करते फिर रहे हैं। रात को खाने में से औरत का बाल निकला तो छोटा भाई प्लेट से बाल उठाकर मजाक में कहने लगा, अब्बा, रोज खाने में से लंबे लंबे बाल निकल रहे हैं। खैर तो है, कहीं आप चोरी चोरी हमारी सौतेली अम्मी तो नहीं ले आए जो रोज अपने खुले बाल छोड़कर खाना पकाती हैं। मैंने देखा कि भाई के इस मजाक पर अब्बा का रंग फक हो गया था। उनकी रंगत बदल गई थी, जैसे कोई चोरी पकड़ी जाती है। उसकी बजाय वो कोई और जवाब देते। वो जल्दी से किचन से निकल गए। मैं जल्दी से उठकर बाहर गया, मगर बाहर तो किसी औरत का नामो निशान नहीं था। मैंने किचन में जाकर देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। हैरत की बात ये थी कि अब्बा भी अब घर नजर नहीं आ रहे थे। मैं तो दंग ही रह गया था कि ये क्या मामला है। एक दिन मैं काम पर ना गया और घर पर था ताकि देख सकूं कि हमारे घर में कौन सी औरत आती है या अंदर छुपी हुई है।
कुछ देर बाद अपने कमरे से निकल कर देखा तो अब्बा कहीं भी नजर न आए। मैं बहुत परेशान होकर अंदर कमरे में आ गया। मेरा प्लान फेल हो गया था। अचानक मुझे ख्याल आया कि गलती तो मेरी थी कि मैं घर में मौजूद था। इस बात का अब्बा को इल्म था। मुझे ऐसा प्लान बनाना चाहिए था कि मैं घर में ही छुप कर रह जाता और अब्बा को इल्म ही ना होता। तभी मैं राज मालूम कर सकता था। मुझे लगता था अब्बा से कोई औरत मिलने आती है। अगले दिन दरवाजे पे जाकर मैंने ऊंची आवाज से कहा कि अब्बा मैं काम पर जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लीजिएगा। गली से बाहर निकलते ही मैंने भाइयों को कहा कि तुम लोग चले जाओ, मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ। मैं जल्दी से घर जाकर अपने कमरे में छुप गया। थोड़ी देर बाद अब्बा किचन से निकले और अपने कमरे में चले गए। मैं अपने कमरे की खिड़की से छुपकर सब देख रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझ पर कयामत टूट पड़ी, क्योंकि अब्बा के कमरे से कोई औरत निकलकर किचन में गई थी। मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया। मैं जल्दी से चोरी चोरी कमरे से बाहर निकला और जो कुछ मैंने देखा, मेरा तो दिमाग ही चकरा गया था, क्योंकि उस औरत के रूप में कोई और नहीं बल्कि अब्बा ही थे। मैं तो दंग ही रह गया कि ये क्या देख रहा हूँ। मैं अपनी आंखें बार बार चिपका कर देख रहा था। शायद मेरी नजर का धोखा हो, मगर ऐसा कुछ नहीं था। अब्बा ही एक औरत के रूप में थे। उन्होंने औरतों वाले कपड़े पहन रखे थे और सर पर लंबे बालों वाली विग लगा रखी थी और कुछ गुनगुनाते हुए बड़े मजे मजे से सब्जी काट कर खाना बना रहे थे। ये सब देखकर इतने दिनों से जो शक के कांटे दिल में चुभ रहे थे, वो तो दूर हो गए कि अब्बा का किसी औरत से चक्कर नहीं था, क्योंकि अब्बा ने खुद औरत का रूप धारा हुआ था। मगर अब सवाल ये पैदा हो गया था कि अब्बा ऐसा क्यों कर रहे थे। मैंने इस बारे में छोटे भाइयों को बताना मुनासिब ना समझा। वो बेचारे परेशान हो जाते। मैं अगले दिन भी चोरी चोरी घर में रह गया और अब्बा को मैंने अपनी आंखों से औरतों वाला रूप बदलते देखा था। अब तो यकीन न करने वाली कोई बात ही नहीं थी। मैंने देखा कि अब्बा ने औरतों वाली बड़ी सी चादर लपेटी और एहतियात से गली में झांका। जब देखा कि गली में कोई मौजूद नहीं, तो तेजी से दरवाजा वैसे ही बंद करके बाहर चले गए। मैं भी फौरन अब्बा के पीछे पीछे चलने लगा। उन्होंने ऐसा हुलिया बदल रखा था कि कोई भी शक ही नहीं कर सकता था कि औरत के रूप में कोई मर्द जा रहा है। उन्होंने चादर से चेहरा छुपा रखा था। मैं मुसलसल अब्बा के पीछे था। वो जल्दी ही एक बंगले में चले गए। मैं भी अंदर जाने लगा तो गेट पर मौजूद चौकीदार ने रोक लिया। कहने लगा, ओ भाई, मुंह उठाकर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि ये अभी अभी जो अंदर दाखिल हुआ है। मेरा मतलब है कि जो औरत अंदर गई है वो कौन है? कहने लगा, वो बेगम साहिबा की खास मुलाजमा है। मैंने कहा कि मैं इन मुलाजमा का बेटा हूँ। उनकी कुछ चीजें रह गई हैं, वो देने आया हूँ। मैं बहाना करके अंदर चला गया। अंदर का तो माहौल ही बदला हुआ था। मैंने देखा कि एक खास कमरे में एक दो नर्सें और मेरे अब्बा एक औरत के रूप में मौजूद थे और वहाँ किसी लड़की का ऑपरेशन चल रहा है। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। मुझे बस इतना ही मालूम है। ये अभी परसों की बात है। मैं इन 2 दिनों में सोचता रहा हूँ कि मेरे बाप ने ऐसा क्यों किया। फिर मुझे सब समझ आ गया कि पैसों के लालच में अब्बा कोई गलत काम कर रहा है। मैंने उस लड़के से बेताबी से पूछा कि क्या तुम मुझे वो जगह बता सकते हो जहाँ तुम्हारे अब्बा उस दिन गए हैं, या तुम मुझे वो एड्रेस समझा दो। उसने जल्दी से एड्रेस बताया तो मैं और रूबी जल्दी से पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच गए। वो घर नर्स फौजिया का था। इत्तेफाक से हम आज भी वक्त पर पहुँच गए थे, क्योंकि अभी वहाँ ऑपरेशन शुरू होने ही वाला था। पुलिस ने बर वक्त छापा मारकर उन लोगों को पकड़ लिया था। सबसे ज्यादा धचका ये देखकर लगा था कि औरत के भेष में अंकल रईस थे। वो ही रात की शिफ्ट में अस्पताल में नौकरी करते थे और दिन के वक्त औरत का रूप धार कर हफ्ते में 1 या 2 बार ये काम करते थे। जब मेरी बहन की रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने बताया था कि उसके जिस्म से एक गुर्दा निकाल लिया गया है और ये काम तभी हुआ था जब उसका अबॉर्शन करने के लिए उसे बेहोश किया गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो लोग इतने घिनौने काम में मुलविस हो सकते हैं। अंकल रईस ही औरतों का भेष बनाकर उन लड़कियों को नर्स फौजिया के पास ले जाता था। असल में अंकल रईस का बहुत से ऐसे लोगों से ताल्लुक बन गया था जो लड़कियों से गलत काम करवाते थे, और जब कोई मसला बनता तो अंकल रईस, जो के सलमा के नाम से मशहूर हो चुके थे, वो लोग अंकल को पैसे देते और अंकल अस्पताल में जाकर नर्स फौजिया से ये काम करवाता था और फिर उनके बच्चे जाया करके और उन लड़कियों के जिस्म से गुर्दे निकाल कर बेच देते थे।
یہ سب کام انکل رئیس کرتے تھے تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ انکل رئیس کا بڑا بیٹا ایک اچھا اور ایماندار انسان تھا، تبھی تو اس نے ہمیں سب بتا دیا۔ پولیس نے نرس فوزیہ، انکل رئیس اور باقی ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ میں خوش تھی کہ میری وجہ سے یہ سب لوگ پکڑے گئے تھے۔ ہم دونوں نے اپنی نوکری کو خطرے میں ڈالتے ہوئے ان خطرناک لوگوں کو بھی بے نقاب کیا اور باقیوں کو بچا لیا تھا، مگر دکھ یہ تھا کہ میری بہن ساری عمر کے لیے اپنے ایک گردے سے محروم ہو گئی تھی۔ شاید اسے یہ سب اپنے کیے کی سزا ملی تھی۔